कैसे एक 5 दिन का ट्रिप 1.5 साल के नाइटमेयर में बदल जाता है। कैसे एक घूमने के लिए लिया गया डिसीजन एक आदमी की पूरी लाइफ छीन लेता है। दुनिया में बहुत सारे देश हैं, उन सब देशों में एक चीज कॉमन है, वो है फ्रीडम। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां फ्रीडम एक राइट नहीं, एक रिस्क होता है। वहां सिर्फ एक छोटी सी गलती आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। उस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया। और ऐसे ही एक दिन एक लड़का नॉर्थ कोरिया गया सिर्फ 5 दिनों के लिए, लेकिन वो वापस आया 1.5 साल बाद और उसकी हालत देखकर पूरी दुनिया शॉक में चली गई। The worsening horror for a mother and father from Ohio. Their son, who was just returned from North Korea with severe brain damage, has now died. ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम की कहानी है। और इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। इस लड़के का नाम था ऑटो वॉर्म्योर। ऑटो एक रेगुलर अमेरिकन स्टूडेंट था जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में पढ़ता था। ऑटो काफी आउटगोइंग नेचर का था, मतलब तुम कह सकते हो कि तो काफी वो फ्रेंडली था, वो हमेशा स्माइल करता रहता था, इजीली कनेक्शन कर लेता था लोगों से। इसी वजह से उसके बहुत सारे फ्रेंड थे और फ्रेंड्स के बीच वो काफी पॉपुलर था। उसका फ्यूचर भी काफी ब्राइट था, दुनिया देखने का एक अलग ही नजरिया था उसका। 2016 की शुरुआत में ऑटो एक पढ़ाई के सिलसिले से हांगकांग जाने वाला था। तब न्यू ईयर का टाइम था, तो सोचा उसने कि हांगकांग जाने से पहले क्यों ना कहीं घूम लिया जाए, बाद में शायद टाइम ना मिले। लेकिन अब ये सवाल था कि घूमना जाए तो जाए कहाँ। तभी उसके दिमाग में एक नाम आता है, नॉर्थ कोरिया। अब तुम्हें शायद लग रहा होगा कि उसने नॉर्थ कोरिया क्यों चूज किया, मतलब आखिर नॉर्थ कोरिया घूमने कौन ही जाता होगा। मतलब उस टाइम पे नॉर्थ कोरिया स्ट्रिक्ट है, सब चीज जानते थे, सब लोगों को पता था, बट फिर भी कुछ एजेंसियां थी जो वहां का टूर अवेलेबल करवाती थी। ऑटो ने भी अपना टूर बुक किया एक ऐसी ही एजेंसी के थ्रू। एजेंसी का नाम एक चाइना बेस्ड टूर कंपनी थी। ऑटो को लगा कि नॉर्थ कोरिया जाना काफी एडवेंचर होगा, वहां के लोगों से अच्छा कनेक्शन बनाएगा उसका, उनका कल्चर एक्सपीरियंस करना। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये ट्रिप उसकी लाइफ का लास्ट ट्रिप बन जाएगा। 29 दिसंबर 2015 ऑटो बीजिंग से फ्लाइट लेकर अपने टूर ग्रुप के साथ नॉर्थ कोरिया पहुंचता है। ग्रुप में उसके अलावा 10 और टूरिस्ट थे जो डिफरेंट कंट्रीज से आए थे। और ये पूरा नॉर्थ कोरिया का ट्रिप 5 दिन का था। नॉर्थ कोरिया पहुंचते ही ऑटो और उसका ग्रुप प्योंगयांग और उसके आसपास के एरियाज एक्सप्लोर करते थे। और थोड़ी देर घूमने के बाद ऑटो को नॉर्थ कोरिया बाकी कंट्रीज से अलग लग रहा था, ना ज्यादा मॉडर्न ना ज्यादा रिच। ऑटो को ये सब चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। और तभी उसके दिमाग में एक थॉट आता है, शायद दुनिया नॉर्थ कोरिया को गलत नजर से देखती है, लेकिन ऐसा असलियत में कुछ भी नहीं है। और यही उसकी बहुत बड़ी गलती थी। 31 दिसंबर 2015 न्यू ईयर की रात को ऑटो और उसके ग्रुप ने प्योंगयांग के किंग टू संग्स में न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया। रात के 12 बजते ही लाउड म्यूजिक और पटाखे वगैरह वहां पे चलने लगे। वो लोग काफी एंजॉय कर रहे थे वहां पे नॉर्थ कोरिया के कैपिटल में। सेलिब्रेशन के बाद सब लोग अपने होटल चले गए और ये होटल स्पेशली फॉरेनर्स के लिए बना था। इवन उस होटल में कुछ चीजें टूरिस्ट के लिए, मतलब पाबंदी लगा लो, पाबंदी लगाई हुई थी कि आपको ये काम नहीं करने, या कुछ भी जो भी वहां पे चीजें रखी हैं। बट वहाँ वो देश इतना अजीब देश कह सके, वहाँ तुम अपनी मर्जी से कुछ भी ना कर सको। अगर जो वहाँ की सरकार, जो वहाँ को किंग चाहेगो, वो मोटो हो जाके इतने बड़े बड़े गाल पाल और भौं, तुम वाके हिसाब से काम कर सको, वरना वाके बिना के पत्ता भी नहीं सके। वहाँ पे होटल पहुंचने के बाद वहाँ पे थोड़ी सी ड्रिंक हुई, मस्ती करी उन लोगों ने, सभी बहुत अच्छे थे, एंजॉय कर रहे। और फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले गए। लेकिन रात के लेट आवर्स में ऑटो अपने होटल रूम से निकल के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चला गया। एंड सीसीटीवी के अकॉर्डिंग ऑटो ने होटल के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाके एक पोस्टर सा निकालने की कोशिश की। अब यहाँ ये समझना इम्पोर्टेंट है कि नॉर्थ कोरिया में पॉलिटिकल चीजों को आप बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते, बिल्कुल भी छेड़ नहीं सकते। वहाँ की चीजों को डिसरिस्पेक्ट करना बहुत बड़ा क्राइम है। वहाँ के लॉ इतने स्ट्रिक्ट हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। अगला दिन एक्सप्लोर करने के बाद 2 जनवरी 2016 को सब लोग नॉर्थ कोरिया छोड़ के जाने वाले थे। एयरपोर्ट पर ऑटो और उसके फ्रेंड्स वेट कर रहे थे और कुछ ही देर में सब लोग अपने अपने घर वापस जाने वाले। तभी अचानक 2 नॉर्थ कोरियन गार्ड्स आए और बिना कुछ बोले सीधो ऑटो के पास चले गए। उन्होंने
उसके कंधे पर हाथ रखा और अपने साथ ले गए। ऑटो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इनफैक्ट वो डरा हुआ भी नहीं था कि वो सोच रहा था कि शायद ये रूटीन चेक इन का कोई पार्ट हो। ऑटो को ले जाने के कुछ देर बाद जब फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी तब एक ऑफिसर आता है। वो बोलता है कि ऑटो बहुत ज्यादा बीमार है और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। और ये सुनते ही सब लोग शॉक हो गए कि अभी तक तो ठीक था, बिल्कुल अच्छा खासा हमारे साथ खेल रहा था, कूद रहा था, बातें कर रहा था, हमारे साथ घूम रहा था, सब चीज A to Z अच्छी थी। बट ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक यहाँ से जाते ही बीमार हो गया। लेकिन फ्लाइट को डिले नहीं किया गया, प्लेन टेक ऑफ कर गया ऑटो के बिना। सब लोग सेफली अपने अपने घर पहुंच गए सिवाय ऑटो के। अगले दिन नॉर्थ कोरिया ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि उन्होंने एक अमेरिकन स्टूडेंट को अरेस्ट किया है। फरवरी 2016 नॉर्थ कोरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और उस कॉन्फ्रेंस में ऑटो को लाया गया। कैमरा के सामने रोते हुए ऑटो ने कन्फेशन दी। उसने बोला कि उसने पोस्टर चुराने की कोशिश की थी और ऑटो ने सबके सामने ये अपोलॉजी दी। लेकिन ये जिसने भी ये वीडियो देखा, एक बात क्लियर थी कि ये कन्फेशन फोर्स थी, स्क्रिप्टेड थी। ऑटो का बॉडी लैंग्वेज, उसके वर्ड्स, उसका डर सब क्लियरली दिख रहा था। उसको जबरदस्ती बुलवाया जा रहा था। अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी इस चीज को फेक कन्फेशन डिक्लाइन किया, लेकिन नॉर्थ कोरिया को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और फिर पूरे एक महीने बाद मार्च 2016 को नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम कोर्ट ने ऑटो को एक सजा सुनाई, जो कि था 15 साल का हार्ड लेबर। सिर्फ एक पोस्टर के लिए 15 साल की सजा, और वो भी एक सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पर, जहां पे ऑटो क्लियर भी नहीं दिख रहा है। इस फुटेज में क्लियरली नहीं दिख रहा है, एक अनआइडेंटिफाइड आदमी है जो कि शायद इस प्लेन का ही पार्ट था। नॉर्थ कोरिया के इस ट्रीटमेंट के बाद यूएस के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ओबामा नॉर्थ कोरिया के ऊपर प्रेशर बना रहा था और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चल रहे थे, लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। और फिर कुछ महीनों बाद ऑटो के बारे में कोई अपडेट नहीं आया। बाद में यूएस गवर्नमेंट ने स्वीडन के थ्रू नॉर्थ कोरिया से बात करने की कोशिश की। 2016 पूरी तरह निकल जाता है, लेकिन ऑटो का कोई अपडेट नहीं आता है। फिर जून 2017 में अचानक नॉर्थ कोरिया इन्फॉर्म करता है कि ऑटो कोमा में है। ये न्यूज़ मिलते ही इमीडिएटली अमेरिका, जितने भी अच्छे वहाँ पे डॉक्टर्स थे, वो सभी एक मेडिकल टीम बना के उनको नॉर्थ कोरिया भेजा गया, प्योंगयांग भेजा गया ऑटो को लेने। और जब 13 जून 2017 को अमेरिकन नॉर्थ कोरिया पहुंचे तो तब ऑटो कोमा में था। उसका ब्रेन डैमेज हो चुका था और वो कंप्लीटली अनरिस्पॉन्स था। नॉर्थ कोरिया का ये क्लेम था कि ऑटो को बॉक्यूलिज्म हुआ है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और उसने स्लीपिंग पिल्स ली थी, जिसके बाद वो कोमा में चला गया। उनका कहना ये था कि ये सब 2016 में अरेस्ट के तुरंत बाद हुआ है। मतलब पिछले 15-16 महीनों से ऑटो कोमा में था और नॉर्थ कोरिया ने ये बात किसी को नहीं बताई। नॉर्थ कोरिया से ऑटो को सीधा अपने घर ओहायो ले जाया गया। उसके पेरेंट्स ने डॉक्टर से बात की एंड डॉक्टर ने ये क्लियर कर दिया था ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं था, लेकिन शायद ऑटो को बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया गया हो, मारा गया हो, जिसकी वजह से उसका ब्रेन कंप्लीटली डैमेज हो गया। ऑटो के वापस आने से सिर्फ 6 दिन बाद 19 जून 2017 को सिर्फ 22 साल की उम्र में ऑटो वॉम्बियर की डेथ हो जाती है।